बच्चों हेलो एल्केन्स टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। उसमें पहले हेडिंग हुई कि उसके क्लासिफिकेशन क्या है, हाउ यू क्लासिफाई हेलो एल्केन्स, दैट मींस मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। फिर हेलो एल्केन्स में सैचुरेटेड आया, अनसैचुरेटेड हुआ, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, एरीन्स, ये क्लासिफिकेशन है। IUPAC आई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स आ गए, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स आ गए। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एरीन्स के भी पढ़ लिए। अब हमने फिर पढ़ा था मैकेनिज्म के हिसाब से SN1 SN2 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। आइए अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे बच्चों। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो बच्चे कल नहीं थे लास्ट टर्म पे या कल वाला क्लास नहीं देखा है, पहले रिपीट कर दे रहे हैं। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक मतलब क्या है? सर्टेन सब्सटेंसेस व्हेन कम्स इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट डेविएट्स फ्रॉम देयर एक्चुअल पाथ। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो लाइट जिसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होते हैं, वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ये पाथ चल रहा है, सब्सटेंस बीच में आया तो ये सीधे नहीं जाएगा, इसके बाद ये कुछ ना कुछ डेविएशन शो करेगा। So certain substances when comes in the path of PPL, then there is a deviation in plane polarized light. ऐसे सब्सटेंस हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो लाइट को डेविएट करते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अंतर है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर है। मतलब दो कंपाउंड या जो कंपाउंड्स होंगे उनमें पीपीएल को रोटेट करने में कोई ना कोई डिफरेंस है, और कोई भी अंतर नहीं है। लाइक मेल्टिंग पॉइंट अंतर नहीं है, यूजुअल केमिकल रिएक्टिविटी में अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है स्पेसिफिक रिएक्शंस में, बट इन जनरल रिएक्शंस में अंतर नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार करते हैं। हेडिंग है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, ये हमारी हेडिंग है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों पहला पॉइंट क्या आ गया है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर्स only in their behavior towards PPL. ठीक है, तो isomers differs in their behavior towards PPL, plane polarized light. खाली एक जगह उसमें अंतर है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। तीन तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक कहलाएगा बी फॉर्म, एक कहलाएगा एल फॉर्म, ठीक है, और एक कहलाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसे आप मीजो फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर वो रेसिमिक मिक्सचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो देयर आर बेसिकली थ्री फॉर्म्स, बी फॉर्म, एल फॉर्म एंड मीजो फॉर्म। ठीक है, तो बी फॉर्म क्या है? वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मतलब पीपीएल जो आएगी, और अगर पाथ में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो पीपीएल का डेविएशन क्लॉकवाइज कह रहे हैं। एल फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज कह दिया, इसलिए इसे कई बार राइट हैंड फॉर्म से लेफ्ट हैंड फॉर्म कह दिया। ये बेसिकली जो मीजो फॉर्म है, ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहीं भी रोटेट नहीं होती, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप प्रैक्टिकली अगर अंतर समझ गए हो, क्या अंतर है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रास्ते में सब्सटेंस आया, तो सब्सटेंस आने के बाद लाइट डेविएट हुई। अगर डेविएट हुई तो दो तरीके से हो सकती है, या तो बी फॉर्म या फिर एल फॉर्म। और अगर डेविएट नहीं हुई है तो वो वाली फॉर्म क्या कहलाएगी?
मीसोफॉर्म। तो और एक वर्ड है रेसिमिक मिक्सचर। बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है, नाम से क्लियर है, इट इज अ मिक्सचर 50% डी और 50% एल। तो ये चीज कहलाएगी हमारी रेसिमिक मिक्सचर। तो ये वाली दो फॉर्म हमारी कहला रही है बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, और ये वाली फॉर्म हमारी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पहला पॉइंट हमारा हुआ कि आइसोमर्स में आपस में जो अंतर है, आइसोमर का मतलब होता है जिनकी फॉर्मूला सेम है लेकिन किसी न किसी प्रॉपर्टी में अंतर है, तो वो है आइसोमर। किस प्रॉपर्टी में अंतर है, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है कि वो जो पीपीएल आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके रिस्पेक्ट में अंतर है। अगर पीपीएल को वो रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, और अगर प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट नहीं कर रहे हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गए। ऑप्टिकल एक्टिव फिर दो तरीके की हो गए, कौन कौन से, या तो पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेट करेगी डी फॉर्म, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी एल फॉर्म। और अगर पीपीएल रोटेट नहीं कर रही है तो वो वाली फॉर्म क्या कहला रही है, मीसोफॉर्म। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कब ये लाइट घूमती है, क्या कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी हो गई कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, क्या कंडीशन बच्चों, इसमें सबसे मेन कंडीशन ये आई थी कि कंपाउंड मस्ट बी डिसिमेट्रिक। हर वो कंपाउंड जिसमें सिमेट्री एब्सेंट है वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अच्छा, डिसिमेट्रिक के लिए वर्ड दिया इन्होंने कायरल। तो अगर कोई कंपाउंड कायरल है, जिसे कई लोग चिरल वर्ड पढ़ लेते हैं, व्हाटएवर, प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा मतलब नहीं है। अगर कोई कंपाउंड कायरल है तो वो कायरल वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आवाज आ रही है। तो व्हाट आई मीन टू से कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड का क्या मतलब है बेटा, ये कायरल वर्ड आया है डिसिमेट्री से या पाम से। ये जो हमारी पाम है ये कायरल होती है। तो बेसिकली जो हमारी पाम है वो किसी भी तरीके से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अगर आप चाहें कि दो इक्वल हाफ में बट जाए, नॉट पॉसिबल। और अगर इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे, बेटा मिरर इमेज बनाने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको जस्ट यहां से पकड़िए और ये वाला एंड उठा के इधर रख दीजिए। मतलब ये मैंने जो पॉइंट लगाया वो यहाँ लिखना चाहिए, ये यूं पकड़ के यूं करके रख दीजिए, दैट इज मिरर इमेज। ठीक है, तो शायद मिरर इमेज, शायद मुझे जहाँ तक पता है हम इसमें डायरेक्ट दे दें, मिरर इमेज फ्लिप, यस, हॉरिजॉन्टल, अरे वो वहीं का वहीं होता है, कॉपी नहीं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल में करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कॉपी हो जाए। फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो हो रहा है, मिरर भी वर्ड है, मिरर में राइट है, यस। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था एंड आई होप सो आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो कि क्या कह रहे हैं। अब आगे आ जाए यार थोड़ा। तो बेटा मिरर दिखाने का तरीका क्या है, यहां से इसे पकड़ा, इसका कान पकड़ा, इधर लाके रख दिया, तो ये और ये आपस में मिरर इमेजेस है। और अगर इसकी मिरर इमेजेस को हम ऐसे समझें कि शीशे में ये चीज, मतलब सपोज ये पाम है और अब शीशा आ गया, बेटा अब शीशा आया तो शीशे के अंदर अगर इसके बीच में ऐसे शीशा है तो ये ऐसे दिखेगा, लेकिन पेपर पे आपको ऐसे दिखाएगा, दिखेगा तो ऐसे ही ना, इसके सामने ये इमेज आएगी, बट पेपर पे ये ऐसे दिखाया जा रहा है 3 डायमेंशन। और अब मैं अगर इसे उठा के इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करूं तो ओवरलैप नहीं होंगी, या मुझे ओवरलैप नहीं, तो मिरर इमेज डू नॉट ओवरलैप ऑन इटसेल्फ। इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर कभी भी ओवरलैप नहीं करेगी। फिर से समझो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी।
ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होंगे, लाइट कौन घुमाएंगे, वो कंपाउंड जो कायरल हैं या चिरल हैं। कायरल का मतलब हो गया, सॉरी, कायरल का मतलब हो गया वो कंपाउंड जो डिसिमेट्रिक हैं। और डिसिमेट्रिक का बेसिक मतलब है उसमें सारी की सारी सिमेट्री एब्सेंट हो, यानी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही आपको सबसे ज्यादा देखनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। ये तीन सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। चौथी सिमेट्री का नाम होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उससे कोई लेना देना नहीं है, वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं इस आइसोमेरिज्म का। इस आइसोमेरिज्म में ये तीन तरह की सिमेट्री एब्सेंट होती है। बेटा वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री, भैया प्लेन का क्या मतलब है। तो एक एक करके लेकिन मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। प्लेन के लिए अगर मैंने आपसे कहा है तो ये जैसे COH है, ये कार्बन, फिर ये COH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है। तो यहाँ पे हम कहते हैं अगर एक स्ट्रेट लाइन डाली जाए, एक प्लेन डाला जाए और ये ऊपर नीचे एक जैसे आ गए, इस चीज को हम कह रहे हैं प्लेन ऑफ, ये है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब एक प्लेन से दो इक्वल हाफ पे चीजें डिवाइड हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री अभी हम देख रहे हैं कि सिमेट्री कितने टाइप की है। जिसमें पहली सिमेट्री की बात कर रहे हैं प्लेन, और ऐसे अगर बना है तो बड़ा आसान है देखना कि आप एक लाइन बीच में, अगर एक प्लेन बीच में डालें तो प्लेन के जो चीज ऊपर देखते हैं वही नीचे देखनी चाहिए, और अगर दो तरफ से चीजें सेम दिख रही हैं देन इट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये मतलब है कि ये साइक्लो कंपाउंड है, और इसमें जरा ध्यान से समझना, 3 डायमेंशन में ये ग्रुप लगे हैं, 3 डायमेंशन में ऐसे ग्रुप लगे, मतलब साइक्लो कंपाउंड एक प्लेन में, एक ग्रुप प्लेन के ऊपर लगा है और एक ग्रुप प्लेन के नीचे लगा है। तो ये ग्रुप प्लेन के ऊपर है, मैंने ऐसे कह दिया है, और ये वाला ग्रुप प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला ग्रुप प्लेन के नीचे है। कौन सा ग्रुप भाई प्लेन के नीचे है, डॉट 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 दिखा दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर, बेटा प्लेन के जो ऊपर ग्रुप है वो ऐसे मैंने दिखा दिया है, और प्लेन के नीचे ग्रुप ऐसे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, शायद आपको क्लियर हो। अगर मैंने ये कहा यहाँ CH3 लगा है और यहाँ पे नीचे CH3 लगा है, तो हम कहते हैं इसमें है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पॉइंट समझना, ये प्लेन है, इस प्लेन के यहाँ ऊपर एक ग्रुप है और यहाँ प्लेन के नीचे एक ग्रुप है। हमने एक ऐसे एक्सिस डाली, एक स्ट्रेट एक्सिस, स्ट्रेट मतलब ये तो प्लेन है ही, ये ग्रुप यहाँ ऊपर है, तो बेटा हम एक्सिस कहाँ डाल रहे हैं, इस टॉप पॉइंट से, इस टॉप पॉइंट से यहाँ सेंटर पे आए, फिर सेंटर से आगे नीचे ही जाना है, इस सेंटर से इधर नहीं जाना है, इससे यहाँ आए और फिर यहाँ से नीचे ही है। तो इस पॉइंट से बेटा सपोज इस पॉइंट से हम पहले यहाँ तक आए, फिर इस पॉइंट से नीचे तक गए, और इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो ग्रुप दिखा वही प्लेन के नीचे दिखा। तो एक स्ट्रेट एक्सिस में एक सेंटर पॉइंट से इधर और सेंटर पॉइंट से इधर अगर सेम ग्रुप होता है तो हम उसे कह देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर ये लिखा है CH3 और सपोज यहाँ पे H लगा होता, इसे हटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे H लगा होता तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती और यहाँ CH3 होता। बच्चों अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम नहीं कहते। तो अगर आपको समझ में आ जाए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन होगी, सेंटर पॉइंट से पास होगी यहाँ का, और अगर ये
ग्रुप ऐसे चल रहा है, यहाँ का ये दोनों ग्रुप सेम होंगे तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और हमारी इच्छा है एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हुई ऑप्शन इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो 1 मिनट का मुझे टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम है बेटा। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो भी कंपाउंड इनएक्टिव, ठीक है। अब तीसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आप शायद समझते ही हैं, मतलब जितनी भी एक्सेस है, मतलब ये तो एक ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसमें हम कहना चाहते हैं जितनी भी एक्सेस है, या इसका उल्टा भी कि अगर हम इस पॉइंट से यहां आए, फिर वापस इस पॉइंट पे गए, फिर इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सेम ग्रुप लगे हों तो कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है बच्चों, कि अगर आपने, ठीक है, एक बच्चे ने अभी कहा है, शायद एक्सेस और सेंटर को दोबारा बता देते हैं। अगर ये एक साइक्लोब्यूटेन, इस साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पे जरा 3 डायमेंशन सोच के देखिए, एक ग्रुप ऊपर लगा है, इसके जो ऊपर लगा है ग्रुप, मैंने उसे थोड़ा थिक बना दिया है, ठीक है, ये ऊपर लगा है, ओके। और एक ग्रुप इस प्लेन के नीचे लगा है, जो प्लेन के नीचे लगा है मैंने उसे ऐसे दे दिया, ठीक है। ये एक ऊपर है, एक नीचे। सिमिलरली यहां से एक ग्रुप ऊपर लगा है, ठीक है, एक ग्रुप ऊपर लगा है और एक ग्रुप नीचे लगा है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन दिखाना चाह रहा था बॉटम। अब अगर हम ये कह रहे हैं बेटा, ऊपर जो ग्रुप लगा है वो है CH3, ऊपर जो ग्रुप लगा है वो है CH3, और नीचे जो ग्रुप लगा है वो है H। ऐसे इस कार्बन से ऊपर लगा है CH3, नीचे H। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको समझ में आया, क्या इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। वेरी गुड बेटा, संजना एंड आयुष दोनों का आंसर एकदम सही है। क्यों नहीं है एक्सेस ऑफ सिमेट्री? क्योंकि यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन अगर इसके टॉप से पास करेंगे तो यहाँ सेंटर पे आएगा, फिर यहाँ बॉटम पे आएगा, इसके टॉप से पास करेंगे यहाँ सेंटर पे आएगा, फिर बॉटम पे। तो इस पॉइंट से यहाँ पे जो ग्रुप है, इस पॉइंट से यहाँ पे जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, और यहाँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जब एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये एक्सेस वाला पॉइंट बच्चों से गलत होता है, मैंने एलोबरेट किया। चलिए, और सेंटर का बेसिकली मतलब है, सेंटर का मतलब क्या होता है, हर तरफ एक जैसा, मतलब एक सपोज साइक्लोब्यूटेन है, ये सेंटर है, तो इससे x डिस्टेंस पे अगर a ग्रुप लगा है तो इस तरफ भी x डिस्टेंस पे हो, इधर भी x डिस्टेंस पे हो, इधर हर तरफ x डिस्टेंस पे a, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जहां-जहां ग्रुप लगे हैं वो सेम ग्रुप हो, सेम ही डिस्टेंस हो, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोगों के लिए एक तरीके से नहीं है। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे ही पकड़ में आ जाएगी, हर तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ठीक है। हम यहाँ मेनली जो देखते हैं वो सबसे पहला पॉइंट यूजुअली जो हम देखेंगे वो होगा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, एंड आई होप सबको पता है व्हाट इज कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है बेटा। एक मिनट है, कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है बेटा। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसकी जो 4 वैलेंसी हैं, चारों पे ही अलग अलग एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो, सच कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन।
डेफिनेटली बेटा, ये कार्बन है जो टेट्रावेलेंट है, इसकी ये 4 वैलेंसी है टेट्राहेड्रल नेचर में। यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, यहाँ सी लगा है, यहाँ डी लगा है। ये मत कहना ये कार्बन है तो ये सी है, क्या है, अरे ये कोई ग्रुप है और इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो मतलब है कि ये और ये चारों आपस में अंतर होने चाहिए, चारों में से कोई दो भी मैच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैच? क्योंकि अगर कोई भी दो मैच हो गए, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी दो मैच हो गए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाती है। अगर कोई भी दो ग्रुप मैच हो जाते हैं तो बेसिकली हम वहां सिमेट्री मान लेते हैं और वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आ जाता है। इसलिए मतलब वो एक डायगोनल लाइन के थ्रू हम मानते हैं कि दो ग्रुप सेम आ गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के थ्रू मान लो, डायगोनल के थ्रू मान लो, तो प्लेन कहना चाहिए, सॉरी एक्सिस नहीं, प्लेन ऑफ के थ्रू सिमेट्री। अब जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 है और टेट्राहेड्रल नेचर में है, तो ये जो कार्बन है इससे एक ग्रुप अगर सपोज ऐसे लगा है और ये ऐसे, इसके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, तो तीसरा ग्रुप हमने ऐसे दिखाया है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है चौथा ग्रुप। तो कार्बन के जो 4 ग्रुप होते हैं वो ऐसे दिखाए जाते हैं, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एपरेटस, एक सेकंड रुकिए, लेट अस सी, मैं आपको समझा दूं, ठीक है, एक सेकंड। देखिए मेरे पास जितनी अभी मुझे पेन पेंसिल दिख रहे हैं मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन की दो वैलेंसियां, ठीक है, सपोज ये सेंटर पॉइंट कार्बन है। अब इस सेंटर पॉइंट कार्बन से ये दो वैलेंसियां ऐसे लगी, आई होप तो दिख रहा है, ये दो वैलेंसियां लगी। अभी मैंने ये एंगल कितना कर दिया 90, थोड़ा बढ़ाया 109 डिग्री के आसपास, डन। अब ये अगर एकदम स्ट्रेट रखूं तो एक प्लेन में आ गया, एक्चुअली ये प्लेन तो थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, क्यों? क्योंकि तीसरी वैलेंसी जो आनी है, अब ये ध्यान देना, ये तीसरी वैलेंसी जो आनी है कुछ ऐसे आनी है कि ये एंगल भी 109.28 हो, ये एंगल भी 109.28 और ये एंगल भी 109.28। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये मैंने ये तीसरी वैलेंसी यूं लगाई है, ये तो चौथी वैलेंसी भी आएगी, मैं इसी से चौथी वैलेंसी बना रहा हूं, चौथी वैलेंसी नीचे की तरफ आएगी। अब ये नीचे की तरफ जो आ रही है तो ये भी 109.28 करने के लिए थोड़ा उस तरफ की ओर चली जाएगी। तो यहाँ एक वैलेंसी है जो मेरी तरफ या ऑब्जर्वर की तरफ है, ठीक है, एक वैलेंसी है जो ऑब्जर्वर से जब वो नीचे तो अवे जा रही है, मतलब मैं यहां से अगर देख रहा हूँ एक मेरी तरफ है और एक नीचे आ रही है। तो ये दो मैंने पहले ये ब्लू कलर के आपको पेन दिखा रहा हूँ, इनको मान लिया सिंपल ऑर्डिनरी स्ट्रेट लाइंस, एक सिंगल लाइंस, यानी ये दोनों ये रहे, मैं उसी कलर से कोशिश कर रहा हूं, ये वाले दिस एंड दिस आर ऑर्डिनरी लाइंस। अब जरा समझना, वो जो ऊपर के दो दिख रहे हैं, एक सॉलिड और एक डैश में दिख रहा है आपको, वो क्या है? तो ये जो 109.28 का ये जो ऊपर आया, जो मेरी तरफ जो ऑब्जर्वर की तरफ है वो सॉलिड वेज है। ये जो ऊपर मैंने अभी आपको ब्लैक से दिखाया था दिस वन, ये सॉलिड वेज है, ये कहलाता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये वाला ये ग्रुप है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे अवे है। और कई बार जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं देखो ये दोनों जो है ना, इन्हें हमने स्ट्रेट लाइन कर दिया, और ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं उन्हें ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन कर दिया, और ये इसमें चेंज हो गया। इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, ये वेज डैश होता है, तो वेज डैश से हम फिशर में ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं वो टेट्राहेड्रल में कैसे अरेंज हैं, और ठीक है, कार्बन के जो टेट्राहेड्रल में अरेंज हैं और उसको हम ओपन करके ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आया कायरल कार्बन क्या है, वो कार्बन जिसमें 4
डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों उसे कहते हैं कायरल कार्बन। और इसके मिरर इमेज शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट। तो आप अपने दो चीजें अपने दिमाग में रखेंगे, एक कायरल कार्बन, अभी प्रैक्टिकली एक कायरल कार्बन, और दूसरा मिरर इमेज शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट। और अगर तीसरा याद करना चाहें तो ये भी याद रखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक याद रखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। 12th स्टैंडर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री का बोलबाला है। तो 3 पॉइंट आपके लिए हुए कि कंपाउंड में कायरल कार्बन हो, अच्छी बात है, कायरल कार्बन। दूसरा हुआ मिरर इमेज उसकी सुपरइम्पोज उसके ऊपर ना कर रही हो, और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है, अब इन तीनों की ही प्रैक्टिस करा, पहले प्रैक्टिस कराऊंगा कायरल कार्बन की, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर इमेज की, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहली प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहें आप यहीं के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Which of following, इनमें से which of following is optically active? ठीक है, which of following is optically active क्वेश्चन हो सकता है, या which of following have chiral carbon? इसमें chiral कार्बन है भैया, chiral कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के चांसेस हैं, सिमेट्री नहीं होगी। तो अभी मैं आपसे chiral कार्बन पूछता हूँ। पहला ऑप्शन है 2-methyl butane 2-ol, 2-methyl butane 2-ol। एक एक करके ही पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। बताइए 2-methyl butane 2-ol कायरल है या नहीं है? इसमें कोई इसमें कितने कार्बन कायरल हैं? इसमें कायरल कार्बन है या नहीं? ओके, एक बच्चे ने कहा है शायद इसमें है एक कार्बन, या इट हैज कायरल कार्बन। ओके, चलिए अब मैं इसे ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही ने आंसर दिया है, 2 ने दे दिए, 3 ने दे दिया, वेरी गुड। चलिए अब लगा है, देखिए बेटा, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब ऑल OH और OH, और ये रहा मिथाइल। बच्चों यहाँ है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम, यहाँ 3 हाइड्रोजन सेम, ये पूरा ग्रुप मिथाइल, ये पूरा ग्रुप मिथाइल, तो इस कार्बन से 2 ग्रुप सेम। भैया ये कार्बन एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है, ये भी एलिजिबल नहीं। भैया कायरल कार्बन कहाँ है? कायरल कार्बन होने के लिए क्या चाहिए था कि चारों वैलेंसी में ग्रुप डिफरेंट हो, और यहाँ खाली 2-ब्यूटेनॉल होता तो शायद हो जाता, लेकिन इसका नाम है 2-methyl 2-ब्यूटेनॉल। 2 पे मिथाइल है, 2 पे ऑल है, तो इसमें एक भी कार्बन कायरल नहीं है। सेकंड, और मेहनत करिए और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन बेटा ये है 2-chloro 1-propanol। बताइए इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? 2-chloro 1-propanol, क्या इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? बताइए 2-chloro 1-propanol। चलिए मैं ही बताऊं। ओके, देखते हैं बेटा, ये हो गई 3 कार्बन की चेन, यहाँ पे है अल्कोहल 1 और यहाँ है क्लोरीन। तो अब हाइड्रोजन पूरे करते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन। ये क्वालिफाई नहीं है क्योंकि 3 ग्रुप सेम है, ये क्वालिफाई नहीं है, 2 ग्रुप सेम है, ये क्वालिफाई। क्यों क्वालिफाई है? इस ग्रुप का नाम मिथाइल है, इसका H, दोनों अलग, क्लोरो तीनों अलग, दैट इज OH-CH2 चारों अलग। तो अब बेटा आप फंस गए, ये वाला कार्बन कायरल है, इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग हैं, इसलिए ये वाला कार्बन कायरल है। आपको इधर मिथाइल दिख रहा है, इधर CH2OH अलग अलग है, इधर H दिख रहा है, इधर CH अलग अलग है, इसलिए यहाँ कायरल कार्बन है। तो एक आध बच्चे ने लिखा है इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, अरुषि एंड सनीहा बेटा, और बाकियों ने एक कायरल कार्बन बताया, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। अभी तो मैं आपको रिंग दे ही नहीं रहा हूँ, ओपन चेन में ही काम करा रहा हूँ। ठीक है, साइक्लिक में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ओपन चेन है, थोड़ा आराम से करिए। हाँ, मैं IUPAC नेम दे रहा हूँ तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज वन फिनाइल इज इन वन ऑल। वन फिनाइल इथेनॉल, क्या इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है, बताइए। यहाँ कायरल कार्बन आपको पहचानना है, इसमें कायरल है या नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा आयुष, वेरी फास्ट एंड वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी ये स्पीड रखते हैं। ये दो कार्बन की चेन है, वन पे फिनाइल है और वन पे ही अल्कोहल है, और ऑब्वियसली वैलेंसी पे H पूरे करिए, ये वाला कार्बन कायरल मिलेगा, क्योंकि तो इस कार्बन से सारे ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए वन कार्बन इज कायरल। ठीक है, तो आई होप सो अब आपको कायरल कार्बन का मतलब समझ में आ गया हो कि वो कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, चारों डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, दैट इज कायरल कार्बन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब पहली हेडिंग हमारी हमसे क्लियर हुई कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए हमें कायरल कार्बन देखने हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग है कि मिरर इमेज सुपर इंपोज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कि मिरर इमेज शुड नॉट सुपर इंपोज, इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब बेसिकली सरल भाषा में अगर मैं कहूं, वैसे तो कायरल कार्बन की कभी भी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं है। अगर वो कायरल कार्बन है तो गारंटेड उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं है। फिर भी मिरर इमेज का एक डायरेक्ट पॉइंट आता है, इसलिए बेटा जैसे इंग्लिश अल्फाबेट से सीखिए तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे एम्बुलेंस में आगे उल्टा लिखा, क्यों उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस शब्द? ये माना गया कि वो आगे वाला जो गाड़ी चला रहा है वो अपने रियर मिरर में देखेगा तो उसे सीधा वर्ड दिख जाएगा एम्बुलेंस लिखा होगा, इसलिए वो मिरर इमेज वहां लिखते हैं। इज इट क्लियर? यानी एम्बुलेंस की मिरर इमेज एम्बुलेंस वर्ड से एकदम अलग है, तभी तो मिरर इमेज में उल्टा दिख रहा है। तो इन्होंने कहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मिरर इमेज अपने कंपाउंड जैसी नहीं होनी चाहिए। जो मिरर इमेज है वो कंपाउंड जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? सिंपलेस्ट भाषा ये है, अगर आप कोई लेटर इंग्लिश का अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट जैसा है मिरर में भी वैसा ही है, उल्टा हो ही नहीं रहा है, तो हम कहते हैं मिरर इमेज सुपर इंपोज हो गई। जैसे अगर मैंने इंग्लिश का अल्फाबेट ए लिखा है तो भैया मिरर में भी ए लिखा है, अगर मैंने बी लिखा है तो मिरर में उल्टा बी लिखा है, तो ये वाली चीज कहलाएगी ऑप्टिकल एक्टिव। मिरर इमेज शुड नॉट सुपर इंपोज, और ये चीज कहलाएगी ऑप्टिकल इनएक्टिव। मिरर इमेज इज सुपर इंपोज। तो मिरर इमेज सुपर इंपोज करने का बेसिक मतलब क्या है? बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा पहले था, तो मिरर इमेज सुपर इंपोज हो गई, और पहले से उल्टा दिख रहा है नॉन सुपर इंपोज हो गई। कैसे देखिए, ये इंग्लिश लेटर टी ऐसा बना है, कैपिटल टी, ये भी ऐसा ही बना है मिरर में, मिरर इमेज सुपर इंपोज है। अगर इंग्लिश लेटर क्यू है कैपिटल, तो मिरर में ये ऐसा बनेगा, बट इट इज नॉन सुपर इंपोज। तो आपको ये समझना है कि मिरर में अगर एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसे तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 0 0 0 0, तो भैया ये सुपर इंपोज हो गया है, ये ए टी ओ ये सुपर इंपोज हो गए। अब जैसे आपने सोच के देखा ये एस लेटर है, इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो ये और ये अलग अलग है, ये एस है, ये देखने में जेड लग रहा है मुझे, तो भैया ये सुपर इंपोजेबल नहीं। तो आपको सुपर इंपोज की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर इंपोज मिरर इमेज? सुपर इंपोज का मतलब क्या है कि जो आपको अभी दिख रहा है मिरर में बिल्कुल वैसा दिखने लगे, उसी पोजीशन पे वही ग्रुप वैसे ही वैसे ही, तो मिरर इमेज सुपर इंपोज होती है। और अगर मिरर इमेज में कुछ अलग दिखने लगे तो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोज होती है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है जल्दी वन टाइप करिए। तो अब दो हेडिंग हो गई, एक मिरर इमेज कैसे देखेंगे और दूसरा हो गया हमारा कायरल कार्बन कैसे। ठीक है, अब तीसरा हमें देखना है सिमेट्री वाला पॉइंट, जिसमें मेनली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, फिर पता करते हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, ये समझिएगा।
ये मैंने बनाया है साइक्लोहेक्सेन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है मैंने साइक्लोहेक्सेन, और यहां मैंने ग्रुप लगाया है मिथाइल। और बच्चों यहां मैंने ग्रुप लगाया है मिथाइल, और अभी मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल मैंने 2 मिथाइल लगाए हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, बताइए। इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? सबसे पहले आप देखा करें कायरल कार्बन। वेरी गुड बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है, सारे आंसर इनएक्टिव है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल सही। ये कार्बन कायरल है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3, ये कायरल है। और इसमें हमें एक्सेस देखने की अभी जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत है भैया, एक एक करके सिमेट्री देखो ना, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो कोई भी एक सिमेट्री दिख गई बात खत्म हो गई ना। तो अब अगर आपको प्लेन ही पकड़ में आ गया है तो एक्सेस देखने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, मैंने कहा यहां पे एक ग्रुप लगा है टॉप में, ठीक है, और यहाँ पे एकदम पड़ोसी कार्बन पे एक ग्रुप लगा है, और ये जो मैं ऐसे ट्रायंगल ऊपर करके बनाऊं और ये ऐसे कर दूं तो इसका मतलब है ये प्लेन के ऊपर के ग्रुप है, और यहाँ प्लेन के नीचे के ग्रुप ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ H, यहाँ CH3। ऑब्वियसली ये कार्बन कायरल है नहीं है, ये देखिए, फिर बताइए क्या सिमेट्री है या नहीं है, ये देखिए, फिर डिसाइड करिएगा ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव। अरे एक सॉरी एक सेकंड है, यहाँ CH3 यहाँ मुझे H लिखना चाहिए था ना, बताइए ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, और किसकी वजह से, प्लेन सेंटर किसकी वजह से। और देखो बच्चों ये बेसिकली जो बना है ये भी इनएक्टिव है, और यहाँ पे भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वेरी गुड बेटा आदित्य, इसका रीजन भी सही है, पहले की तरह ही है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री ही है, जो ग्रुप ऊपर है जो ग्रुप नीचे है, अगर हम एक प्लेन से डिवाइड करें तो एकदम सेम आ जाएगी। अच्छा, दोनों कार्बन कायरल है, कैसे पता कायरल है, इस कार्बन के ऊपर CH3 नीचे H अलग, लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप चल रहा है उसमें कोई मिथाइल नहीं है, राइट हैंड साइड में जो ग्रुप चल रहा है उसमें मिथाइल है, मतलब इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट है। बट अगर आप इसे रोटेट करके थोड़ा सा देखेंगे, अगर इसकी को हम थोड़ा सा रोटेट करके देखें, सॉरी ये ऐसे करके हम देखना चाह रहे हैं, और हम कह रहे हैं एक प्लेन हम इसमें ऐसे डालते हैं, उस प्लेन के जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आ रहा है, और अगर प्लेन के ऊपर और नीचे एकदम सेम ग्रुप आ रहा है then it is plane of symmetry। समझ में आ रहा है? तो इस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना है, व्हाट इज प्लेन व्हाट इज सेंटर, ठीक है। लिटिल बिट एनसीईआरटी को देख लेते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को कितना ज्यादा एलोबरेट किया है, ठीक है। ये है एनसीईआरटी और मैं भी इसको इसीलिए एलोबरेट कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा एक बार आप इसको पढ़ लें, इससे आपको और अच्छी तरीके से, अभी नहीं पढ़वाऊंगा लेकिन आप बाद में पढ़ के जरूर आए, कोई प्रॉब्लम हो पूछें। ये रहा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 में, लेकिन जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्होंने सारी बातें लिखी है। पहली हेडिंग है प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताया है, क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कैसे बनती है, डी फॉर्म क्या है, एल फॉर्म क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, ऑप्टिकल आइसोलेशन की डेफिनेशन। उसके बाद लिखा है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या कायरलिटी या एनांशियोमर कैसे बनते हैं, और लुईस पॉस्चर ने कैसे इसको लुईस पॉस्चर ने बताया था। अब यहाँ वॉन्टॉफ के बारे में या साइंटिस्ट के बारे में आ गया, और वहां से आ गया एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। फिर अगले पैराग्राफ में इन्होंने कायरल वर्ड समझाया है,
हमारे पाम से, हमारे पंजों से, इसे कायरल और नॉन कायरल में अंतर बताया है। अगर मिरर इमेज एकदम एक जैसे आ जाती है तो नॉन कायरल होता है, और मिरर इमेज अलग अलग है तो कायरल है। ये एनसीईआरटी है, ये देखिए। अब इन्होंने ये समझाया है कि दो ग्रुप एक साथ होते हैं तो वो चीज कायरल नहीं होती है, और अगर ग्रुप अलग अलग होते हैं तो वो कायरल होते हैं। ठीक है, बाय रोटेटिंग 180 डिग्री सुपर सी इज सुपर इम्पोसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज ऑफ ए। अगर 180 डिग्री से रोटेट करके ए में बन रहा है तो अगेन फिर से उन्होंने कहा उसे हम ए कायरल या ए सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटेटिंग 180 वाला। इसको आप पढ़ के रखेंगे कल। पता है क्यों मैं कह रहा हूँ पढ़ के रखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बोलते जाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप कनेक्ट नहीं हो। क्यों कनेक्ट नहीं होंगे? 3 डायमेंशन है आपके दिमाग में, थोड़ा सा मैंने अभी बताया है, थोड़ा आप भी एफर्ट लगाएं। अब बेटा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओनली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट, ये वाला जो है ना, ये अच्छे अच्छे बच्चों के क्वेश्चन गलत करा देता है। क्या कि ये वेज डैश सॉलिड वेज इसमें उन्होंने बना रखा है, और अभी तो सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। तो उसमें तो आप अधिकतर यही देख के बता दोगे कि भाई देखो इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे, कायरल है, दो ग्रुप सेम हो गए, नहीं है, ऐसे करके बता दोगे। बट हम चाहते हैं इससे आप वेज डैश से ओपन स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लें। अब ये रिटेंशन किसे कहते हैं, इन्वर्जन किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर डी फॉर्म से एल बन जाए, एल से डी, तो ये SN1 और SN2 में लौट के आ गए हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। ये SN2 में उल्टा हो जाता है, SN1 में वही रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कलर डायग्राम भी दिख रहे हैं वही चीज। ये रिएक्शन विद मेटल्स की दो ही है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक सोडियम है, ये हो गया। अब चलो वेरिएंस है इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप सो बच्चों, ये वाला टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर। ठीक है, अरे ठीक है आदित्य, अभी बात